अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग का। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आज हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की और उसके साथ आरएच फैक्टर्स की भी, ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप की भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज मल्टीपल अलील एंड मल्टीपल अलील किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं ब्लड ग्रुपिंग की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कई तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। उसके अंदर एक सिस्टम होता है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास कई तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं ना, तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इस सोसाइटी ने बेसिकली तकरीबन 20 से 30 ऐसे ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है जो मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनके बगैर आप ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड नहीं चढ़ा सकते। जबकि देयर आर मोर देन 200 ब्लड ग्रुप्स जो कि माइनर है, जिनका ऐसा कोई ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं होता। ऑब्वियसली ताल्लुक तो होता है बट बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप होता क्या है। देखो, अल्लाह ताला ने हमारे हर सेल को एक आइडेंटिफिकेशन दी है। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे दी है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इफ यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हो। अब वो आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपके पास आपका सीएनआईसी या बी फॉर्म है। ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि प्रूव योर सेल्फ कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, तो आप अपना सीएनआईसी या आप अपना बी फॉर्म दिखा देते हो। इसी तरह इसी तरह अगर मुझे पहचानना है कि ये ब्लड का सेल या ये आरबीसी मेरी अपनी बॉडी का है या नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इस आरबीसी के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन रखा है, जिस ग्लाइकोप्रोटीन को आप कहते हो एंटीजन, पहचानने के लिए। इस एंटीजन का काम क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस सेल की आइडेंटिफिकेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करेगा। अब एक सेल पे कई तरह के एंटीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जो है वो 20 से 30 ऐसे ब्लड ग्रुप है जो मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं। बाकी 200 से ज्यादा ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको आप माइनर ब्लड ग्रुप कहते हो। उसके अंदर एक बहुत मेजर ब्लड ग्रुप जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल स्टेनर। 1901 में इन्होंने इस एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। अब इन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर चार तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। कितनी तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? चार तरह के। हैज फोर डिफरेंट फिनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए और बी एंटीजन। ठीक है, चार डिफरेंट तरह के क्या मौजूद है? चार डिफरेंट तरह के फिनोटाइप मौजूद हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए और बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। क्या मतलब? भाई एंटीजन तो दो ही हैं, या तो ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, लेकिन इन दोनों एंटीजन की बेसिस पर हमारे पास फिनोटाइप है चार तरह के। सर, हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इधर देखो, एक सेल है, इस सेल के ऊपर ये एंटीजन है, दिस इज एंटीजन ए। तो अल्टीमेटली इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि इसका जो फिनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप का, दैट वुड बी ए। इसी तरह एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप इसके आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन लगा है, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, क्योंकि दिस इज बी एंटीजन। ये बात तो समझ में आ जाती है सर। बाकी तो कौन से? देखो, हो सकता है इस आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन ही ना हो, देन इन दिस केस दिस ब्लड ग्रुप इज ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और हो सकता है कि इस बंदे के आरबीसी के ऊपर
ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। इसका मतलब है चार तरह के ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी एंड ओ। यही सारी बातें आपसे कर रहा है। अगर एक बंदे के ब्लड आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरह अगर ए और बी दोनों मौजूद हैं देन ब्लड ग्रुप वुड बी ए बी। इसी तरह अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया ओ। वही बात जो मैंने आपको बताई। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, यानी कि कार्ल स्टेनर ने ये सारी कहानी जो है वो हमें बताई। अब इसकी जो जेनेटिकल बेसिस है, यानी कि सवाल ये होता है कि भाई जेनेटिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन ने 1924 यानी कि 1924 के अंदर इसकी जेनेटिकल बेसिस को बताया। उन्होंने क्या बताया? देखो, उन्होंने ये बोला कि हमारे पास बेसिकली तीन अलील हैं जो कि इन ब्लड ग्रुप को शो कर रहे होते हैं। अब वो तीन अलील कौन से? जीन कौन सा है? जीन इज एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन। अच्छा, अब ये यहां पे जरा सुनना गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है ना, ये आपके क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 9, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 में जो 9th क्रोमोसोम है, 9th क्रोमोसोम के ऊपर एबीओ जीन मौजूद है, यानी कि ब्लड ग्रुप का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जीन मौजूद है। अब इस आमतौर पे एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो होते हैं। लेकिन यहां पे एक जीन के तीन अलील है। कौन कौन से? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इनकी वजह से छह डिफरेंट तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है। सर, फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर फर्क क्या है? फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, सिंपल। ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। बट जेनेटिकल अपीयरेंस के अंदर आई ए, आई ए, आई ए स्मॉल आई बी, आई बी स्मॉल आई ए, आई बी स्मॉल आई। तो कितनी डिफरेंट तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है? छह डिफरेंट तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है। सिंपल हो गई बात। आ जाओ आगे। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? देखो, अगर तो एक बंदा है, अब ये याद रखना कि जब भी हमारे पास आई ए होगा या आई बी होगा किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो आई ए हमेशा ए एंटीजन बनाएगा, जबकि आई बी हमेशा बी एंटीजन बनाएगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका जीनोटाइप है ये, भले से इसके अंदर स्मॉल आई प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? ए, बट इट इज हीट्रोजाइगस। इसी तरह आई ए है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, यानी कि एंटीजन होगा ए और अल्टीमेटली ब्लड ग्रुप होगा ए। इसी सिचुएशन को अगर आप बी के लिए देखना चाहो तो याद रखो, आई बी जिस भी कंडीशन के अंदर होगा वो बी एंटीजन जरूर बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। जैसे आई बी सिचुएशन के अंदर ब्लड ग्रुप बी, इसी तरह आई बी स्मॉल आई के अंदर ब्लड ग्रुप बी। अच्छा, अब क्या हो कि अगर मेरे पास दोनों स्मॉल आई आ जाए, तो कोई भी ऐसा अलील मौजूद नहीं है जो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, तो अल्टीमेटली ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। यही बात कह रहा है, नो एंटीजन ब्लड ग्रुप हो गया ओ, सिंपल। क्या हो अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आई ए, आई बी साइमल्टेनियसली आ जाए, तो आई ए की वजह से ए एंटीजन भी प्रोड्यूस होगा और आई बी की वजह से बी एंटीजन भी प्रोड्यूस होगा, और इस शख्स के ब्लड ग्रुप, इस शख्स के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली क्या होता था कि एक अलील दूसरे अलील पे डोमिनेंट होता था, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देखी, और हमने जो है वो अभी कोडोमिनेंस देखनी है। ठीक है, कोडोमिनेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंस देखेंगे। अब अगर तो ये कहानी होती और बंदे का जो फिनोटाइप होता वो होता या तो ए या बी, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल होती। या उस शख्स का जो ब्लड ग्रुप होता वो ए और बी के मिडिल में होता, तो अगेन
ये एग्जाम्पल हो जाती है हमारे किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। बट यहां पे सिचुएशन क्या देखने को मिली कि ए ने भी अपना एंटीजन प्रोड्यूस कर दिया और बी ने भी अपना एंटीजन प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब है ए भी डोमिनेट कर गया और बी भी डोमिनेट कर दिया साइमल्टेनियसली। दिस इज कॉल्ड को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस होती क्या है? द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बोथ कंट्रास्टिंग allele of same gene locus expressed independently without affecting each other is called codominance. Again, आई ए एक अलील था, आई बी दूसरा अलील था, दे आर कंट्रास्टिंग अलील। कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट अलील। अब ये तो सेम जीन लोकस पे मौजूद है, यानी कि दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9, यहां पे मौजूद है आई ए, यहां पे मौजूद है आई बी। लेकिन लेकिन आई ए ने आई बी को मास्क नहीं किया और आई बी ने आई ए को मास्क नहीं किया, बल्कि दोनों इंडिपेंडेंटली शो हो गए विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। यानी कि आई ए ने आई बी के साथ कुछ नहीं किया और आई बी ने आई ए के साथ कुछ नहीं किया, दोनों डोमिनेट हो गए। तो दोनों का डोमिनेट होना है इसको डोमिनेंस। अल्टीमेटली इस शख्स के ब्लड ग्रुप जब आप देखोगे तो इसका ब्लड ग्रुप अपेरेंटली क्या होगा, ए बी। सो ए बी ब्लड ग्रुप इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप इज कंप्लीट इज द बेस्ट डेफिनेशन, इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोडोमिनेंस, जहां पे ए अलील आई ए और आई बी दोनों डोमिनेट कर गए और दो डिफरेंट तरह के एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर मौजूद हो गए और अल्टीमेटली उस शख्स का ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाओ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपसे कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आर इन्वेस्टिगेटेड टू एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ सेल chemical and its interaction with the other blood groups. ठीक है, it is observed and carefully selected at the time of blood transfusion. यानी कि ब्लड ग्रुप की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपको जब भी ट्रांसफ्यूजन करनी है, ट्रांसफ्यूजन का मतलब है किसी शख्स को ब्लड चढ़ाना है। ब्लड कब चढ़ाना पड़ सकता है? एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की कमी हो गई, तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, you need to basically first determine the blood group. So therefore, International Society of Blood Transfusion has found more than 30 different types of blood group system which are major. बेसिकली 30 ऐसे तरह के ब्लड ग्रुप हैं जो मेजर हैं, जिनके बगैर आप ट्रांसफ्यूजन ही नहीं कर सकते, यानी कि उनको मैच करना बहुत जरूरी है। इसी तरह these systems are mainly based on the presence or absence of the specific special molecule found on the blood cell। जैसे मैंने आपको बताया एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप बता रहे होते हैं। सो दीज मॉलिक्यूल आर मेनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आमतौर पे आरबीसी के ऊपर मौजूद होते हैं एंड दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। आमतौर पे ये ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप के सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? एमएन टाइप ब्लड ग्रुप, इसी तरह एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ, उसके अलावा आरएच ब्लड ग्रुप। ये तीन बहुत मेजर है। ठीक है, तीन मेजर है, लेकिन इनमें से दो हम वाइडली यूज करते हैं, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट लीड टू द डेथ ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, बेसिकली होता यह है कि अगर आप एक शख्स को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो तो अल्टीमेटली जो इनकम्पैटिबिलिटी आई है, यानी कि दोनों का जो ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, उसके नतीजे में इंसान की मौत भी हो सकती है जिसको आपने ब्लड चढ़ाया है। ठीक है, अब ये जो एम एन ब्लड ग्रुप है ना, दिस इज बेसिकली कंसीडर्ड एज रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको आप रेयरली ही देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा नहीं देखते। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे मल्टीपल अलील का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर क्या ताल्लुक है। मैंने आपको बताया एबीओ जीन मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, और नॉर्मली एक जीन के दो अलील होते हैं, बट इसके कितने अलील हैं? तीन। आई ए, आई बी, स्मॉल आई। इसका मतलब है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। इसके कितने अलील है? तीन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। सवाल ये होता है कि सर ये आई किस, आई का, आई से क्या मुराद है? आई स्टैंड्स फॉर आइसो एग्लूटिनोजिन, या
इसे अगर आप नॉर्मली देखो तो आइसो एग्लूटिनोजिन का मतलब होता है एंटीजन, ठीक है। अदर टर्म फॉर स्टैंड फॉर आइसो एग्लूटिनोजिन इज एंटीजन। अच्छा, अब ये क्या चीज है? आइसो एग्लूटिनोजिन कहते हैं एंटीजन को, यानी कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, कोई एंटीजन नहीं है। ओके, अलील आई ए specifies the production of antigen A, and allele IB produces antigen B, but small I don't produce any antigen। वही बात जो मैंने आपको बताई, ये सब कहानी रिपीट हो रही है। बोथ आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट allele। मैंने आपको बताया आई ए और आई बी, ये क्या है? डोमिनेंट allele है, ठीक है। सो दीज allele express their start their expression at early embryonic stage and keep on expressing till death। अब नॉर्मली ये होता है कि आमतौर पे जब भी, फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो अल्टीमेटली उस बंदे का, उस शख्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिटरमाइन हो गया। अब उसका ब्लड ग्रुप भी डिसाइड हो चुका है। जब उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो चुका है तो अब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जो एंटीजन है वो बनना शुरू हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन हो जाएगा, और पूरी जिंदगी, उसकी आखिरी सांस तक वो ब्लड ग्रुप वही रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं हो सकता। सवाल ये होता है वो कौन कौन से तरह के ब्लड ग्रुप हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं। इसमें से कई सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे एवीओ ब्लड ग्रुप, रेसस फैक्टर, एमएनएस ब्लड ग्रुप, पी, इसी तरह लूथरन, ठीक है, केल, लुइस, डफी, डायगो, वाइटी, ठीक है। इसी तरह आपको कैपिटल आई, एक्स, जी के लिए बहुत सारी तरह के। बहरहाल इसमें से आपको जो मेनली याद रखने ना वो ये दो हैं, ठीक है, एबीओ एंड रेसस फैक्टर। आ जाओ आगे। अब अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी, इसकी सरफेस पे क्या है? एंटीजन लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि मेरी बॉडी नॉर्मली, मेरे बॉडी के हर सेल पे एक एंटीजन है, जिससे मेरी बॉडी ये पहचान रही है कि ये मेरी बॉडी का अपना सेल है। लेकिन अगर मेरी बॉडी में एक एंटीजन नहीं है तो क्या मेरी बॉडी उसके लिए तैयार रहेगी कि अगर कभी वो आया तो उस पर हमला किया जाएगा? बिल्कुल। अब कहानी क्या है? कह रहे द पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस एंटीबॉडी कॉल एंटी बी बॉडी। अब ये जरा समझने वाला कॉन्सेप्ट में, इसकी जिंदगी आसान करने का एक रूल बता देता हूं। याद रखना, ये ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो एंटीजन मेरी बॉडी में नहीं होता, हमेशा नॉर्मली एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनती है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्लड ग्रुप है एन ए, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, यानी कि मेरे हर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। तो क्या मेरी बॉडी ए के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाएगी? भाई ये बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स पाकिस्तानी है और हुक्म मिला है कि भाई जितने भी दूसरे कंट्रीज से आए हुए हैं उनको मार दो, एग्जाम्पल है। तो अब क्या जो भी मारने वाला है, ये जो भी कैद करने वाला है, अरेस्ट करने वाला है, वो क्या मुझे मुझे भी अरेस्ट कर लेगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं? ऑब्वियसली नहीं ना, क्योंकि मेरी बॉडी ने मुझे क्या बताया कि भाई अपने सेल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह है कि एंटीबॉडी हमेशा उनके खिलाफ बनती है जो एंटीजन मेरी बॉडी में नहीं होता। यानी कि अगर मेरी बॉडी में ए एंटीजन है तो कभी भी मेरी बॉडी में नॉर्मल सिचुएशन के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी, एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी। लेकिन क्या मेरी बॉडी के अंदर बी एंटीजन है? ऑब्वियसली मेरी बॉडी के अंदर बी एंटीजन नहीं है। अब जब मेरी बॉडी के अंदर बी एंटीजन नहीं है तो मेरी बॉडी क्या बनाएगी? एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगी। इसी तरह एक शख्स का ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि उसके ब्लड, इसके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। उसके आरबीसी के ऊपर मौजूद है बी एंटीजन। तो क्या उसकी बॉडी बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी? ऑब्वियसली नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके अपने सेल के ऊपर क्या है? बी। वो किसके खिलाफ बनाएगी? ए के खिलाफ। अच्छा भाई, इसी तरह एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, जिसका ब्लड ग्रुप है ओ,
यानी कि उसके ऊपर ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। उसूल क्या बताया, हमेशा एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनेगी जो एंटीजन मेरी बॉडी में नहीं होगा। अब मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, तो क्या मेरी बॉडी में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मेरी बॉडी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, ए एंटीजन बी है और बी एंटीजन बी है। अब जब ये दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो क्या मेरी बॉडी में एंटी ए बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। क्या मेरी बॉडी में एंटी बी बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। यही सारी बातें आपको यहां कर रहा है कि भाई द पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस एंटी ए एंटीबॉडी, इसी तरह पर्सन ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप नीदर हैव एंटी ए नीदर नॉर एंटी बी, ठीक है। The serum of O blood group person has both anti-A and anti-B antibody. The blood serum which contain antibody is called anti-serum. अब इसके लिए आपको पहले सीरम पता होना चाहिए और फिर मैं एंटी सीरम बताता हूं। देखो, आपको पता है ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेल्स। सेल्स को छोड़ दो, प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये वो सारी चीजें होती हैं। अगर प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दो, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो, तो पीछे जो कुछ बचेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो ब्लड क्लॉट बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो पीछे जो कुछ बचेगा दैट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ सीरम। अब इस सीरम के अंदर जाहिर सी बात है एंटीजन भी हो सकता है। अब एंटी सीरा क्या होता है? वो सीरम, वो सीरम जिसमें किसी दूसरे सीरम के खिलाफ एंटीबॉडीज हो, उसे आप कहोगे एंटी सीरम। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसके प्लाज्मा आपने क्या करना है, आपने आपने बनाई ऐसी एंटीबॉडीज। फॉर एग्जाम्पल उस शख्स का ब्लड ग्रुप है ए, ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन है ए। आपने क्या बनाया, लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा प्लाज्मा बनाया जिसके अंदर क्या मौजूद था, जिसके अंदर एंटी एंटी एंटीबॉडीज मौजूद थी, तो अल्टीमेटली दैट वुड बी एंटी सीरम। सिंपल। अच्छा, अब आ जाओ आगे भाई। अब ये एंटी सीरम क्या है? Their antisera appear in plasma during the first month after birth. अब आपको पता है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कब एक्सप्रेस हो जाता है? ये फॉरन एक्सप्रेस हो जाता है, यानी कि जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी वक्त एक्सप्रेस हो जाता है, यानी कि हर आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगना शुरू हो जाता है। अब जब एंटीजन लगना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप ए डिसाइड हो चुका है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप बड़े होके क्या मतलब अभी से ए होगा। अब क्या होगा, इसकी बॉडी फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ के अंदर अंदर क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ, यानी कि एंटी बी बॉडीज। तो अब द पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप विच कंटेन एंटी बी बॉडी इफ ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ग्रुप बी विद एग्लूटिनेट और क्लम्प आरबीसी ऑफ बी एंटीजन। क्या मतलब? ये बच्चा था या ये एक बड़ा था जिसका ब्लड ग्रुप था ए, इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज हैं बी, एंटीबॉडी बी। अगर मैंने इस बच्चे को ब्लड चढ़ा दिया बी, तो जैसे ही ये एंटीबॉडी देखेंगी, फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज ब्लड ग्रुप बी जो मैंने इसको चढ़ाया है, जैसे ही इस एंटीबॉडी बी ने देखा कि एंटीजन बी आया है, इस एंटीबॉडी बी ने इस एंटीजन बी के साथ जोड़ा और एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे आपने कहा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में आरबीसी को क्लम्प कर दिया। क्लम्प का मतलब है जमगट्टा बना दिया अल्टीमेटली। तो दिस इज कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी या एग्लूटिनेशन। सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड, आरबीसी ऑफ ब्लड ग्रुप बी विल एग्लूटिनेट बाय ए ब्लड ग्रुप। वही बात जो मैंने आपको बताई उसे ही रिपीट कर रहे हैं, सही है। व्हाइल आरबीसी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप विल नॉट एग्लूटिनेट बाय एनी ऑफ देम। आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर ना तो एंटीबॉडी ए होगी ना एंटीबॉडी बी होगी। जब नहीं है तो अल्टीमेटली आप ए ट्रांसफ्यूज करोगे तब भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसी तरह बी करोगे तब भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी एंटीबॉडी भी नहीं है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ओ ब्लड ग्रुप को
ओ ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। जब इसके अंदर एंटीजन नहीं है तो अल्टीमेटली इसके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद है। अब अगर इस शख्स को आपने चढ़ाया ए ब्लड ग्रुप, तब भी क्लम्पिंग हो जाएगी, और अगर आपने चढ़ाया बी तो अल्टीमेटली तब भी क्लम्पिंग हो जाएगी। सिंपल हो गई बात। अब आ जाओ आगे। अब आगे आपसे कह रहा है द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ओनली सेफ इफ पर्सन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ओनली सेफ इफ इट डज नॉट एग्लूटिनेट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एग्लूटिनेट हो गया तो क्लम्प बन गया तो फिर किस काम का, अल्टीमेटली बंदे की डेथ हो सकती है। सो एग्लूटिनेशन इज डेंजरस फॉर हेल्थ for the person because clump cell form a huge mass which cannot pass through fine capillaries। अब वो capillaries के अंदर फंसेगा and ultimately problem create होगी। So the blood sample of donor and the recipient are cross match। जब आपने देखा होगा जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने जाते हो तो दोनों को क्रॉस करते हो, ठीक है, दोनों को मैच करते हो, और जब मैच होता है तभी जो है वो सारा काम हो रहा होता है। इफ रॉन्ग ट्रांसफ्यूज्ड, अगर आपने कोई रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन कर दी, अल्टीमेटली क्या होगा, हीमोलिटिक रिएक्शन, यानी कि वही क्लम्पिंग होगी, ब्लड आरबीसी क्लम्प करेंगे और फिर आप इसको तोड़ना शुरू करोगे, जिसे आप क्या कहोगे, हीमोलिटिक रिएक्शन का नाम दोगे। सो इन हीमोलिटिक रिएक्शन द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ डोनर और द एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर हीमोलिटिक द आरबीसी ऑफ द रेसिपिएंट। वही बात, जो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस आरबी को, आरबी पहले बनाएगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ आगे भाई। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, अब आगे आपसे ये कह रहा है कि द पर्सन हैव ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप रिसीव ब्लड ऑफ ए ग्रुप, द पर्सन ऑफ बी एंड ए बी कैन रिसीव ब्लड ऑफ बी ब्लड ग्रुप। अब देखो सिंपल, एक शख्स है ए बी, इस ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर आप इसे ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दो तब भी कोई मसला नहीं है, इसे बी चढ़ा दो तब भी कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक शख्स है ए, उसके अंदर एंटीबॉडी बी है, तो आप इसे बी ब्लड ग्रुप तो नहीं चढ़ा सकते। इसका मतलब है इसे आप ए ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो नॉर्मली, इसे आप क्या चढ़ा सकते हो, ए ब्लड ग्रुप नॉर्मल चढ़ा सकते हो। उसके अलावा एक शख्स है ए बी और एक शख्स है बी, इन दोनों केसेस के अंदर आप बी दे सकते हो, यानी कि बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। सिंपल हो गई बात। अब आ जाओ आगे। अब आपसे कह रहा है द पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप कैन डिनोट देयर कैन डोनेट देयर ब्लड ओनली टू द पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप बिकॉज दे हैव नीदर एंटी ए और नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए बी ओ ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्यों? अगर आपने ए बी ब्लड ग्रुप ए वाले को दिया तो इस ए बी के ऊपर बी एंटीजन भी है, हमला हो जाएगा। इसी तरह अगर इस ए बी ब्लड ग्रुप को आपने बी वाले को दिया तो इसके ऊपर ए बी मौजूद है और इसके अंदर एंटी ए होगा, तो अल्टीमेटली हमला हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, while O blood group can donate to all, to the person of all blood group because these people person produce both anti A and anti B, but person of O blood group can accept only blood group of blood of O blood group because it has neither A nor B antigen on its surface। अब कहना क्या चाह रहा है, इस पूरी कहानी को समराइज करते हैं। एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है O, सवाल ये होता है किसको ब्लड दे सकता है। भाई इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ये ए को भी दे सकता है, पहचानने में नहीं आएगा। ये बी को भी दे सकता है क्योंकि बी के अंदर एंटी ए होगा, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं दे सकते हो। इसी तरह ये ए बी को भी आप दे सकते हो क्योंकि ए बी के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो सिंपली आप दे सकते हो, बॉडी पहचानने में नहीं आएगी क्योंकि एंटीजन तो मौजूद नहीं है। इसी तरह इसको आप ओ को भी दे सकते हो। बट ये खुद किससे एक्सेप्ट कर सकता है, क्या ये ए से एक्सेप्ट करता है? ए के ऊपर एंटीजन एंटीजन ए होगा और इसके ब्लड में एंटीबॉडी ए होगी और एंटीबॉडी बी होगी, इसका मतलब है आप इसे ए नहीं दे सकते। आप इसे बी दे सकते हो? ऑब्वियसली नहीं दे सकते। जब ए और बी नहीं दे सकते तो ए बी तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते, यानी कि इसे आप सिर्फ ओ ही दे सकते हो। यही पूरी कहानी यहाँ पे आपको बताई जा रही है। अब आ जाओ आगे। अब आपसे कह रहे हैं ओ नेगेटिव एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब ये ओ नेगेटिव वाली कहानी क्या है, देखो
मैंने आपको बताया कि ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है, और ओ को भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये चारों ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। सो इफ अ पर्सन हैज ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मींस इट हैज नीदर एंटीजन ए नॉर एंटीजन बी एंड एंटीजन आर एच। देखो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। नेगेटिव का मतलब है ये आरबीसी है। अगर इस शख्स का ब्लड ग्रुप है ओ तो इसके ऊपर कोई ए या बी मौजूद नहीं है, ए एंटीजन या बी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब इस शख्स का ब्लड ग्रुप है फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि आर एच एंटीजन मौजूद है, तो भले से इसके ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी नहीं है लेकिन इसके ऊपर आर एच एंटीजन मौजूद है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव का मतलब है ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और आर एच एंटीजन भी नहीं है। अब सवाल ये होता है वाई ओ नेगेटिव एज यूनिवर्सल टू। मैंने आपको उसूल कानून और जाब्ता बताया कि हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनेगी जो उसकी बॉडी में नहीं है। क्या मतलब? एक शख्स है जिसकी बॉडी में आर एच एंटीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? आर एच एंटीजन मौजूद है। क्या उसकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी आर एच बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। लेकिन एक शख्स है जिसका जिसके सेल के ऊपर, जिसके आरबीसी के ऊपर कोई आर एच एंटीजन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी ब्लड में क्या बनेगी? एंटी आर एच एंटीबॉडी बनेगी। अब सवाल ये होता है ओ नेगेटिव को आप यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हो? मैंने आपको बताया ए को दे सकते हो, बी को दे सकते हो, ए बी को दे सकते हो, ओ को दे सकते हो। ये नेगेटिव का क्या चक्कर है? द ओ प्रोड्यूस एंटी ए and anti-B antibodies. These antibodies are quickly absorbed by recipient tissue or greatly diluted in the recipient blood stream. This do not develop agglutination of RBC. सिंपल सी बात है। अब कहना क्या चाह रहा है कि जो ओ वाला बंदा होता है ना, इसके ब्लड के अंदर होती है एंटी ए और एंटी बी। अब जब एंटी ए और एंटी बी है ना, तो जब आप इसको ब्लड देते हो, यानी कि एक बंदा है उसको आपने ब्लड दिया, किसी भी बंदे को, यानी कि उसका ए है, बी है, ए बी है, ओ है, किसी को भी दिया। अब होता क्या है कि आपने जब ओ वाला ब्लड किसी भी शख्स को दिया तो जाहिर सी बात है आप ब्लड प्लाज्मा दोनों देते हो, यानी कि सेल और प्लाज्मा दोनों देते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ सेल देते हो, प्लाज्मा भी देते हो। तो प्लाज्मा के अंदर तो एंटी ए और एंटी बी मौजूद है। अब जब आप ये दोगे उस शख्स को, फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो ऑब्वियसली ये जो आप बंदे का ओ ब्लड ग्रुप दे रहे हो उसके अंदर एंटी ए तो मौजूद है, उसको दूसरे वाले ए पे हमला कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है, इसकी वजह से कोई एग्लूटिनेशन नहीं होती है। इसीलिए ओ नेगेटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो ए ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि ए बी पॉजिटिव आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब आपको पता है कि ए बी बंदा, यानी कि एक शख्स है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, वो ए से भी ब्लड ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, ऑब्वियसली वो ए बी से भी ले सकता है, और वो ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है आर एच फैक्टर। ठीक है। दैट इज बेसिकली दैट इज बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जबकि ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्या है मैंने बता दिया। अब देखो ए बी पॉजिटिव ही क्यों, ए बी नेगेटिव क्यों नहीं? देखो ए बी के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच भी है, ये तीनों एंटीजन मौजूद है। अब ए बी के तो मैंने बता दिया, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या चक्कर है? देखो इसके आरबीसी के ऊपर मौजूद है आर एच एंटीजन, तो इसका मतलब यह है कि इसकी बॉडी के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं हो। जब इसकी बॉडी के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं है तो ऑब्वियसली ये आर एच से भी ले सकता है, और एक ऐसा सेल जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है उसके ऊपर कोई आर एच एंटीजन नहीं है, ये उससे भी ले सकता है क्योंकि इसकी बॉडी पहचानेगी नहीं। सिंपल, इसीलिए आप इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हो। बहरहाल अब आ जाओ आगे।
अब ये RH ब्लड ग्रुप क्या है, यही सारी कहानी जो इन्होंने पहले बता दी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो दूसरी तरह का जो ब्लड ग्रुप है ना, दैट इज बेसिकली RH ब्लड ग्रुप। अब ये RH ब्लड ग्रुप क्या है, बेसिकली we mix up two different types of blood group which are controlled by two different gene। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जो क्या मौजूद है, हमारे पास ये जो आपका RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ना, ये RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आमतौर पे मौजूद होता है कहाँ पे, ये RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मौजूद होता है आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पर। RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहाँ मौजूद है, क्रोमोसोम 1 पर। ABO कहाँ था, क्रोमोसोम नंबर 9 पर। यानी कि दो डिफरेंट जीन्स हैं, लेकिन पढ़ाते हुए हम इनको मिक्स करते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपसे क्या कह रहा है, ऑल दो द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ जीन अपेयर फिनोटिपिकली एट सरफेस ऑफ आरबीसी। जाहिर सी बात है दोनों की जो फिनोटाइप है वो आरबीसी की सरफेस पर ही होगी, इसीलिए वो आरबीसी जिसके ऊपर RH एंटीजन है उसे आप कहते हो पॉजिटिव, और वो आरबीसी जिसके ऊपर कोई RH एंटीजन नहीं है उसे आप कहते हो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अच्छा, RH blood group system are explained on the basis of RH antigen present on the surface of RBC। ठीक है, अब ये इसे आप RH क्यों कहते हो, RH स्टैंड्स फॉर रेसिस। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रेसिस मंकी के अंदर 1930s के अंदर, उसी सेम साइंटिस्ट ने लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था इसे। अब बेसिकली ये इसकी जेनेटिकल बेसिस क्या है, अब जरा इसे देखना। द प्राइम जीन लोकस डी is mainly responsible for the production of RH antigen and has two allele। देखो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, इसके ऊपर इसके ऊपर जो प्राइम जीन जो प्राइम जीन इस RH को कंट्रोल करता है दैट इज डी जीन। इसकी दो ही एलील हैं, या तो कैपिटल डी या स्मॉल डी। अब कहानी सुनना, द कैपिटल डी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी। ये कैपिटल डी स्मॉल डी पे डोमिनेट है, और जहां भी कैपिटल डी होगा वहां पे RH फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RH फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब यह है द पर्सन हैविंग DD ब्लड ग्रुप, अब DD है तो इसके सेल के ऊपर, इसके आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर मौजूद होगा। इसी तरह कैपिटल डी स्मॉल डी है तो इसके ऊपर भी RH एंटीजन मौजूद होगा। तो इसे आप क्या कहोगे, RH पॉजिटिव कहोगे। जबकि एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप स्मॉल डी है, इसके ऊपर कोई RH एंटीजन नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव RH। सिंपल हो गई बात। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, अनलाइक द नेचुरली अकरिंग एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिक्वायर अ स्टिमुलस बाय ह्यूमन RH एंटीजन इटसेल्फ। अब ये जो आपको पता है कि ABO ब्लड ग्रुप है ना, ये ABO ब्लड ग्रुप का जो ABO ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडीज हैं वो बर्थ के फौरन बाद खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। लेकिन एंटी RH एंटीबॉडी जो है ये खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि यू नीड अ स्टिमुलस। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, यानी कि मेरे सेल के ऊपर कोई RH एंटीजन मौजूद नहीं है। जब मेरे सेल के ऊपर कोई RH एंटीजन मौजूद नहीं है तो मेरी बॉडी एंटी RH कब बनाएगी, तब बनाएगी जब मेरी बॉडी में RH एंटीजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने गलत ट्रांसफ्यूजन कर दिया जिसके नतीजे में RH एंटीजन आया, मेरी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी, RH एंटी RH एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। सो इफ अ पर्सन ऑफ नेगेटिव RH रिसीव ब्लड ऑफ पॉजिटिव RH which carry RH antigen, the recipient will begin to produce anti RH antibody, वही बात जो मैंने आपको बताई, अगेंस्ट RH एंटीजन और आरबीसी ऑफ डोनर। और फिर इसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो बॉडी सिस्टम है ये उस RH को डिस्ट्रॉय करेगा। सिंपल है। लेकिन अगर एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है ऑन द अदर हैंड साइड नेगेटिव ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटी RH एंटीबॉडी कैन बी ट्रांसफ्यूज टू दी पॉजिटिव RH। सिंपल। अब देखना जरा, एक शख्स है, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जुमला ये है कि एक शख्स है जिसका
ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, यानी कि इसके इसके आरबीसी के ऊपर कोई आर एच एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई आर एच एंटीजन नहीं है, और इसकी बॉडी में कभी गलत ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हुआ। जब इसकी बॉडी में कभी गलत ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है इसकी बॉडी में एंटी आर एच एंटीबॉडी भी कभी नहीं बनी होगी। तो क्या इसका ब्लड मैं आर एच पॉजिटिव को चढ़ा सकता हूं? बिल्कुल चढ़ा सकता हूं, नॉर्मली चढ़ा सकता हूं। तो सिंपली आपसे ये बात कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कहानी क्या है, ठीक है, कहानी ओवरऑल यहां पे आते आके कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा जो है वो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम था। इसी से रिलेटेड हमारा एक डिसऑर्डर है, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो कि इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट समझते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।